औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हम 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास और इसका एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने जो है वो इसका हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए कि उसकी स्टेटमेंट क्या है वो हम यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जी, फाइंड द, यहाँ पे लिखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर। आगे जैसे ही लफ्ज आया यूनिट वेक्टर तो हमारे जहन के अंदर ये आना चाहिए कि हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, जो वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है, और साथ ही उस वेक्टर को जिस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है उस वेक्टर पे इसको डिवाइड करना है। लेकिन एक लफ्ज और यहाँ लफ्ज है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। अगर लफ्ज आ जाए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर तो इसका मतलब होगा कि ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर लाजमी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। ये लाजमी हमारे पास स्टेप्स होंगे। उसके बाद अगर लफ्ज आ जाए सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तब भी जो है हम जो है ये फार्मूला ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यानी ये हमारे पास फिर भी ये, यानी कि ये वाले फार्मूले हम यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता है तब भी ये हम इसके अंदर फार्मूला इस्तेमाल यही करेंगे। लेकिन अगर लफ्ज सिंपल हमारे पास ये आ जाए यूनिट वेक्टर, आगे आपके पास क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, सिर्फ परपेंडिकुलर लफ्ज आ जाए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी फाइंड द वेक्टर, यूनिट ना आए, लफ्ज जो सा है फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तब भी हम जो सा है इसके अंदर यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे। यानी उसमें हमें यूनिट वेक्टर भी चाहिए, यही फार्मूला हमारे पास होगा यूनिट वेक्टर, यानी इसके अंदर हमारा 80 और 90% क्वेश्चन हल हो जाएगा। एक से ज़्यादा ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे। नेक्स्ट हमारे पास ये है इसी सवाल को पूछने के एक से ज़्यादा ऑप्शन है। उसके बाद अगर ये कह ले कि साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, तब भी हम जो है ना इसके अंदर यूनिट वेक्टर जो है इस सूरत हाल में फाइंड आउट करेंगे। यानी कौन सा, ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट के साथ। यानी जब भी परपेंडिकुलर का लफ्ज आएगा कि वेक्टर फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर, तो आप याद रखना कि अमूमन हम जो सा है ए क्रॉस बी जो सा है वो फाइंड आउट करते हैं। परपेंडिकुलर आ जाए, नॉर्मल आ जाए, या हमारे पास ऑर्थोगोनल आ जाए, ये सारे लफ्ज एक ही जैसे हैं। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास लफ्ज आ जाए फाइंड द, यानी नॉर्मल, और उसके बाद ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यानी आपके पास अगर लफ्ज आ जाए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, तब भी बात यही होगी। अगर ये लफ्ज आ जाए फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू द प्लेन, तब भी यही सवाल, यानी ए क्रॉस बी ही वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, चाहे नॉर्मल का लफ्ज हो, चाहे ऑर्थोगोनल का लफ्ज हो, और चाहे आपके पास क्या कहते हैं परपेंडिकुलर का लफ्ज हो। यहाँ पे सवाल के अंदर फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का लफ्ज हमारे पास लिखा गया है, लिहाजा ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये साइन ऑफ एंगल थीटा, इसमें भी हम यूनिट वेक्टर, यानी हर एक के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं ये यूनिट वेक्टर का स्टेप जो है सबसे ज्यादा होगा। साइन, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल, जब भी ये सवाल के अंदर हमारे पास लफ्ज आएंगे, लेकिन नॉर्मल, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर यूनिट वेक्टर, तो तब हम जो है यही वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी क्रॉस वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर, फाइंड द ऑर्थोगोनल वेक्टर, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर, तो फाइंड आउट यही हम करेंगे। और अगर ए क्रॉस बी, यानी और ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल थीटा है, तब भी हम जो है यही मालूम करेंगे यूनिट वेक्टर। यानी ये स्टेप सब में कॉमन है। या फिर आपके पास इस तरह आ जाए सिर्फ फाइंड द एंगल आ जाए, यानी आपके पास साइन ना आए, फाइंड द एंगल हमारे पास आ जाए, तब भी हम जो है अगर हमारे पास इसमें दो तरीके आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसके जरिए भी मालूम कर सकते हैं, यानी जो वेक्टर्स हमारे पास यूनिट वेक्टर के जरिए यही फार्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं, और दूसरे फार्मूले भी हमारे पास मौजूद है। फिलहाल आप इन तमाम बातों को जहन में रखिएगा। अब चूंकि हमारा सवाल ये है कि हमने यूनिट वेक्टर
फाइंड आउट करना है जो कि आपके पास परपेंडिकुलर हो। किसके परपेंडिकुलर हो? हमारे पास टू द प्लेन, यानी फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को अप्लाई करना चाहेंगे और इसके अंदर देखेंगे कौन कौन सी चीजें जरूरत है। तो इसके अंदर जो जरूरत है वो हमारे पास है ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करने की, जो कि हम इस फार्मूले के जरिए फाइंड आउट करेंगे, ए क्रॉस बी। और दूसरी जरूरत हमारे पास ये है कि हम इसके अंदर आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो हम ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब चूंकि हम पहला सवाल फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर रहे हैं, लिहाजा यही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे जो आपके सामने हाईलाइट हुए। और एक और चीज़ है, वो भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने एक ये छोटी सी बात जिसको आप जरा गौर से देख लीजिएगा कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का दूसरा फार्मूला, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। यानी आपके पास गौर करें कि यहाँ पे लिखा है एन यूनिट वेक्टर। ये जो एन यूनिट वेक्टर है और जो हम यू वेक्टर निकालने हैं, ये दोनों सेम है, चाहे आप इधर से निकाल लें चाहे इसको इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लें। बाज़ औक़ात हमें इस फार्मूले से करने में आसानी होती है और बाज़ औक़ात हमें इस फार्मूले से करने में आसानी होती है। यानी एन यूनिट वेक्टर का जो इक्विवेलेंट होगा वो यू यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर के सवाल को हल कैसे करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। वो कौन-कौन से पार्ट्स हैं जी, इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास वो कौन सा पार्ट्स हमारे पास मौजूद होगा। लिखते हैं जी हमारे पास ये पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जी आप अपने पास खुद कर लें, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ इन एज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम करते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर आपको समझ आ जाएगी कि ये मैंने इस एग्जाम्पल को करने की क्यों सोचा। अब इसके अंदर जी एक सवाल हमने ये भी साबित करना है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी वेक्टर। ये भी एक और सवाल इसके अंदर आ गया है। और बी वेक्टर बी क्रॉस ए, तब और यूनिट वेक्टर भी हम फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा भी फाइंड आउट करेंगे जो मैंने आपके सामने रखे थे। तो ये एक एक्स्ट्रा सवाल भी हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे जी, हमारे पास ये इसका पहले तो हम आई जे के लिखेंगे। इसके अंदर आई जे के हमने यहाँ पर लिखा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसमें ये 2 है, ए वेक्टर चूंकि पहले है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ए के कंपोनेंट्स आएंगे। ये 2 आ गया, उसके बाद ये -2 आ गया हमारे पास, और थर्ड जो है वो 4 हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास बी वेक्टर लिखा हुआ है, इधर बी वेक्टर सेकंड पोजीशन पे है। इसका मतलब है कि ये बी वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट आएंगे -1, और उसके बाद यहाँ +1 आपके पास, और फिर उसके बाद -2 आएगा। आगे हमारे पास ये है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सारा जो हमारे पास लिखा हुआ है इसका डिटर्मिनेंट हमने एक से ज्यादा मरतबा पिछले लेक्चर में ओपन किया है, आप उसके मुताबिक देख सकते हैं। आई के साथ हमारे पास ये 4 आएंगे हमारे पास, जो कि ये 4 लिख दिए हमने इधर, और फिर उसके बाद हमारे पास जे के साथ जे यूनिट वेक्टर, ये कॉलम इग्नोर होगा और ये रो जो सी है वो इग्नोर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद -j एक साइन चेंज होगा, और उसके बाद यहाँ पर 2 -1 और -2 का 4 -2 का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास के आएगा, और फिर उसके बाद ये लिखा जाएगा। अब ये 4 जो बाकी रह गए, प्लस के लिखा हमने, और साथ हमने यहाँ पर इसके ये लिख दिया। तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो हमने यहाँ पर ओपन करना है, और ए क्रॉस बी निकल आएगा। इसी तरह अगर बी क्रॉस ए निकालना चाहेंगे तो ऑर्डर चेंज कर देंगे। ये जो बी है इसको पहले लिख देंगे और ए को बाद में लिख देंगे, और उसमें ये दोनों रोज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी जो ये लिखी हुई रो ये नीचे आ जाएगी, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये रो नीचे लिखी दी जाएगी, और ये जो रो है हमारे पास ये वाली रो -1 1 -2, तो ये ऊपर लिख दी जाएगी। दूसरी ये बात है कि ये देखें इसके कॉर्नर जो है वो टर्न नहीं किए, 4 कॉर्नर है इस लाइन के, 1 2 और 3, इसको यानी कि हमने मोड़ा नहीं है। तो लिहाजा डिटर्मिनेंट के अंदर कॉर्नर जो है वो मुड़े नहीं जाते। अब हम दोबारा इस लाइन की तरफ आते हैं, जो ये लाइन हमारे पास है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। ये आई यूनिट है, उसके बाद -2 से इससे मल्टीप्लाई किया तो +4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -4, ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद यहाँ पर 2 -2 हमारा -4 आ गया, और -4 से +4 हमारे पास आ गया। इसी तरह ये -2 1
2 1 आर 2, ये 2 1 आर 2 आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं -2 मल्टीप्लाई -1 +2, और इसका साइन चेंज करें तो -2 हमारे पास आ जाएगा। अभी हम ए क्रॉस बी जो है वो मालूम कर रहे हैं। एक और बात ध्यान में रहे कि ये सवाल हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है, आप लेक्चर देख सकते हैं, ये पिछले लेक्चर्स में भी किया था, लेकिन फ़र्क ये था कि यहाँ पर आपके पास वेक्टर जो थे वो डिफरेंट हमारे पास आ गए थे। अब हमारे पास ये आते हैं जी इसके अंदर, ये देखें हमारे पास 0 वेक्टर आया, यानी ये हमारे पास 0 वेक्टर आ गया, और उसके बाद 0 वेक्टर्स के बाद हमारे पास है ये वेक्टर्स दोबारा हमारे पास आ गया। इसको चेक कर ले, ये पिछले लेक्चर्स में हमने ये काम किया था, तो हम यहाँ पे दोबारा जो है वो इसी वजह से तेजी से कर रहे हैं। ये 4 -4 0 आ गया, फिर उसके -4 +4 ये भी 0 जी हो गया, 2 -2 ये भी 0 के हो गया, जिसको 0 वेक्टर हम कह सकते हैं। इसके अंदर फिर ये हुआ कि दो वेक्टर्स अगर आप उनकी डॉट प्रोडक्ट अगर हमारे पास ये डॉट है जी, ये हमारे पास डॉट है, डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स की ए क्रॉस बी वेक्टर को हम एक वेक्टर मानते हैं, इसको दो वेक्टर हम नहीं मानते। जैसा ये मिसाल के तौर पर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है फॉर एग्जांपल ये बी है हमारे पास, तो हम ए क्रॉस बी जो है वो हम वेक्टर होता है हमारे पास, वो ये वेक्टर होता है, ये वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, ये वेक्टर हमारे पास होता है जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर वेक्टर बनाता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बनाता है। तो ये हमारे पास साबित भी हो रहा है कि बी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रही है, लिहाजा ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, और हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये बात सामने आती है कि 0 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर, हर वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हमारे पास होता है। अब हम यहाँ पर ये आते हैं जी, असल ये सवाल हमने चूंकि बहुत पहले भी कर चुके, एक्चुअल ये मेरा दिखाने का मकसद था। तो यहाँ पर ये देखें, हम इसके अंदर इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी इसमें सवाल देखें आपके पास कितने हैं। पहला सवाल है ए क्रॉस बी निकालना, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया, वो 0 वेक्टर था। फिर दूसरा सवाल है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। तीसरा क्वेश्चन है बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। फोर्थ वन क्वेश्चन है एन यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना अगर जरूरत पेश आए, यानी अगर सवाल के अंदर लिखा हुआ हो। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन थीटा पूछा गया है, एन यूनिट नहीं पूछा गया, इस वजह से हम वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे कि जो फार्मूला हमें पहले से मालूम है कि यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फिलहाल हम यहाँ पे ये कर रहे हैं जी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया था चूंकि अभी हमने किया, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट करेंगे, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये है कि ये ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाली। मैग्नीट्यूड के अंदर यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, क्या आएगा जी, 3 का स्केयर, ये 3 का स्केयर आ गया, -2 का स्केयर, -2 का स्केयर आ गया, +1 का स्केयर, आई जे के कंपोनेंट के स्केयर हमने यहाँ पे ले लिए, और साथ जो है यहाँ पे अंडर रूट भी आना था जो हमने नहीं लिख सके, तो ये हम खुद लिख देते हैं, अंडर रूट ये हमारे पास आ गया जी। और फिर इसके बाद इसको हमने हल किया, तो हमारे पास इसके अंदर अंडर रूट आ गया, ये आ गया जी 9, और इसके बाद ये +4 और यहाँ पे 1, तो टोटल 14 अंडर रूट आ गया इसकी मैग्नीट्यूड। किसकी मैग्नीट्यूड आई जी हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड आई है ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 14 अंडर रूट, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे 14 अंडर रूट, यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद फिर आते हैं बी वेक्टर, बी वेक्टर भी सवाल के अंदर दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो बी वेक्टर की मैं जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की, आई जे के कंपोनेंट का स्केल लिया, तो वो 2 अंडर रूट हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास 2 अंडर रूट हमारे पास आया, इसके इसकी वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर ए क्रॉस बी वेक्टर 0 फाइंड आउट किया था, वो भी हमने पुट करना है। अब हम आते हैं जी कि एन यूनिट वेक्टर, एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसे हम कहते हैं। सेकंड ये कि हमारे पास ना इसके अंदर अगला स्टेप हमने ये नोट करने को कहा है, वो नोट ये कहा कि एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, गलत जवाब है, क्योंकि एन यूनिट वेक्टर 0 नहीं होता। ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर हम देख लेते हैं जी कि एन यूनिट वेक्टर क्या 0 होगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये इस सवाल के अंदर एन यूनिट वेक्टर जो है
उसकी मैग्नीट्यूड जो सी है वो हमारे पास जीरो ही है। कैसे जीरो है जी हमारे पास, ये हमें कैसे, एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो सी है वो जीरो है। किस तरह जीरो है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड किस तरह जीरो हमारे पास लिखी गई है। देखते हैं जी, हम यहाँ पर एक सवाल और कर लेते हैं, जो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसके अंदर ये इस साइड पे कर लेते हैं। तो ए वेक्टर यानी हमारे पास यू वेक्टर, जिसे हम यूनिट वेक्टर कह रहे हैं, इज इक्वल टू ए वेक्टर, और उसके बाद यहाँ पर यानी ये सवाल हमारे पास है ए वेक्टर, और उसके बाद हमारे पास क्रॉस बी वेक्टर पेरेंथेसिस क्लोज और डिवाइडेड बाई, यानी डिवाइडेड बाई हमारे पास ये रहते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, और उसके बाद क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास फॉर्मूला। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर का। आप देख सकते हैं पीछे हमने यही काम जो है वो यहाँ पर किया है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं जी हम इसकी। यू वेक्टर को एक्चुअल हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। यू वेक्टर के दो नाम होंगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। एक नाम यू वेक्टर होगा जो हमने डिफाइन किया है, और दूसरा नाम जो है इसका एन एन यूनिट वेक्टर भी है, यानी एन यूनिट वेक्टर भी हमारे पास लिखा जाता है। तो ये हम आपने जरूर ध्यान के अंदर रखने कि ये हमारे पास दो नाम इसके यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं जी, इसके दो नाम इसके यू वेक्टर के हैं, एन यूनिट वेक्टर भी इस यही फार्मूले में है, और ये भी हमारे पास इसके अंदर लिखा जाता है। अब एन यूनिट वेक्टर जीरो कैसे हुआ, इस बात को हम डिस्कस करना चाहते हैं। हम इस तरह कहते हैं जी कि इसके अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू जो सी है वो हमारे पास ये है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये है जी हमारे पास। हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो है, तो हम यहाँ पे, और सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास जीरो है, यही जीरो वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं। ए वेक्टर की क्रॉस बी वेक्टर की अगर जीरो वेक्टर हो तो जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है, वो भी जीरो ही हमारे पास होती है, यानी ये भी हमारे पास जीरो ही कंसिडर की जाती है। तो ये हमारे पास है जी इसका, यानी हमारे पास जीरो वेक्टर अगर हम वैल्यू रखें तो एन यूनिट वेक्टर जो उनसे है वो हमारे पास जीरो ही लिखा जाएगा। एक तो ये हमारे पास लिखा जाएगा, इसको जी 2 मिनट के लिए हम अभी दोबारा लिख देखें जी। हम इसके अंदर ना ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला, और दूसरा एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होगी वो हम यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, जीरो नहीं हो सकती किसी भी यूनिट वेक्टर की, क्योंकि वो अनडिफाइंड सिचुएशन में हम लेके जा रहे हैं। लिहाजा मैं इसको सही कर लेता हूँ जी कि ये आपके पास यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास 1 होती है, वरना वो यूनिट वेक्टर नहीं कहलाता। अगर हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 नहीं होती तो उस सूरत हाल में ये हमारे पास ये 1 हमारे पास एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 हमारे पास होगा जी। बहरहाल ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर इसमें इस फार्मूले को में आप जो सा है ये हमारे पास फार्मूला लिखा गया। इस फार्मूले की पहले ये देख लेते हैं। इस फार्मूले की ना मैग्नीट्यूड लेते हैं दोनों साइड पर। तो ये मैग्नीट्यूड के अंदर ये इसका जवाब आएगा, ये जवाब है। क्योंकि हम इसके अंदर बस ये जहन में रखें कि हम इसके अंदर जो ले सकते हैं, एक ये भी एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर ये है, बस ये दो वेक्टर्स हैं। इन्हीं की मैग्नीट्यूड जो सी है ना वो हम ले सकते हैं, बाकियों की मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, क्योंकि वेक्टर्स का और पहचान कैसी है वो पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था कि जिसके साथ आई जे के आ जाए वो हमारे पास जो है वो कहलाएंगे वेक्टर। और ये देखें एन यूनिट वेक्टर हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड ली, हमने इसकी नहीं ली, यानी इनकी जो सी है वो हमने मैग्नीट्यूड नहीं ली, क्योंकि इनके साथ आई जे के नहीं आता, लिहाजा ये दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली। तो बाकी ये दोनों चीजें आएंगी जरूर जो हाइड कर दी मैंने, लेकिन मैग्नीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये आएगा। अब एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो सी है वो हमने बताया 1 है, तो वैल्यू पुट की तो इसका रिजल्ट जो सा आया हमारे पास वो ये आ गया। ये 1 था, इसका जवाब 1 रखा हमने, तो 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा
आपके पास ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, इसको यहाँ लिख भी लेते हैं, ये 1, n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 हमारे पास, ये n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब इसके अंदर वैल्यू जो सी है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तेजी के साथ इनकी इस फार्मूले में जी, क्योंकि ये एक किस्म के पिछले ही लेक्चर की रिवीजन है। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके अंदर ये हमारे पास इसके अंदर ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की कि ये सारी वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज हम जनसी हैं, ये सारी वैल्यूज हम इस 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर देखें जी, हमारे पास जब वैल्यू पुट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास आएगा ये 0, और ये 0 हमारे पास इधर लिखा गया, 0 हमारे पास। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर जो आएगा वो हमारे पास होगा जी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 14, तो वो हमने यहाँ पुट करनी है, तो जो इसका रिजल्ट ये लिख दिया हमने 14। फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने यहाँ रखी, और इसका जवाब जो है वो 2 अंडर रूट हमारे पास आ गया। अब साइन थीटा हमारे पास आया जी, ये साइन थीटा 0 इज इक्वल 14 अंडर रूट 2 अंडर रूट साइन थीटा। इसको हमने दूसरी तरफ डिवाइड किया, तो 0 ओवर 14 मल्टीप्लाई 2 28 अंडर रूट इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हमारे पास जवाब आ गया। क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए उसका जवाब 0 ही होता है, 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका जवाब 0 हमारे पास होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, अगर साइन थीटा यानी एंगल ऑफ साइन थीटा इज 0 हमारे पास है। हमने इस साइन थीटा का जवाब जो है, इसका यही सवाल था और हमने इसका जवाब दे दिया। अब आगे हमने सिर्फ एक्स्ट्रा सवाल कर रहे हैं कि एंगल ऑफ साइन अगर पूछता है तो फिर हम कैसे निकालेंगे। एंगल ऑफ साइन में साइन को दूसरी तरफ ले गए, साइन इनवर्स 0, तो इसका जवाब जो है ना एन पाई है। एन पाई से मुराद है साइन इनवर्स 0 के ऑब्जेक्टिव, ये सवाल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर साइन थीटा 0 हो जाए तो आप इसके कितने एंगल होंगे। तो इसका जवाब कैलकुलेटर पे देखना है कि थीटा की क्या वैल्यू रखें। इसका मतलब ये है कि जिससे जवाब 0 हो जाए, थीटा की साइन थीटा की वैल्यू 0 रखें, यानी थीटा की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर 0 रखें। जब आप इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो तब भी आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर इस थीटा, यहाँ पर इस जगह पर आप जो है वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं, ये सारी रखें इस जगह पर, तो आपके पास जवाब जो सा होगा वो हमारे पास इसमें साइन 0 का जवाब जो है वो 0 ही होता है। फिर आप इसमें जो यहाँ पे रखें क्या कहते हैं पाई, एन पाई से मुराद है कि आप यहाँ पर इसके अंदर साइन 1 पाई रखें, साइन 1 पाई, साइन 1 पाई आप रखेंगे तब भी जो है, यानी ये प्लस माइनस 1 का मतलब है कि पे एन की जगह प्लस 1 पाई बन जाएगा, फिर इधर रख लें। तो साइन पाई कैलकुलेटर पे चेक करें आप, साइन पाई का जवाब भी 0 होता है। फिर उसके बाद इसका +2 रखें यहाँ, पहले यहाँ रखा जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, चाहे वो +2 हो या -2, फिर इस 2 पाई को यहाँ रखें, साइन 2 पाई कैलकुलेटर पे चेक करें तो इसका जवाब भी 0 ही होता है। इसी तरह फिर यहाँ सबसे पहले प्लस n की जगह पाई रखें तो 3 पाई हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा। 3 पाई को फिर इसके बाद यहाँ पे रखें साइन 3 पाई और कैलकुलेटर पे चेक करें तो इसका जवाब फिर दोबारा 0 आएगा। लिहाजा थीटा की वो तमाम वैल्यूज जिनके ऊपर जो है जवाब 0 होता है वो हमारे पास n पाई है, और n वेरी करता है 0 से +-2 +-3 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, जितना मर्जी वैल्यूज को आगे ले जाए। लिहाजा ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर साइन थीटा 0 हो, साइन थीटा 0 हो तो इसके कितने जवाब होंगे, तो इसके जवाब इन्फिनिट हमारे पास मौजूद है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में यही चीज देखें, ये थीटा को हमने ऐसा लिखा कि आप थीटा यानी इसके अंदर एक्चुअली ये कि +1 लिखेंगे, यानी प्लस 1 के साथ लिखेंगे तो प्लस पाई हो जाएगा ये जवाब, इसके अंदर n की वैल्यू +1 रखें, और फिर अगर -1 रखेंगे तो आपका जवाब माइनस पाई हो जाएगा। इसी तरह अगर +2 रखेंगे इसके अंदर n की जगह तो आपके पास +2 पाई हो जाएगा, यानी इन्फिनिट जवाब है, -2 पाई हो जाएगा। इसी तरह बाकी +3 रखेंगे तो +3, किस जगह +3 रखेंगे हम, यहाँ पर, ये +3 हम यहाँ पे रख दें तो फिर इसका जवाब +3 आ जाएगा, और अगर हम -3 रखते तो हमारे पास यहाँ पर n का जवाब जो है -3 पाई आएगा एंड सो ऑन। और ये हम यहाँ पर
करते रहेंगे, यानी कि हमारे पास इस तरीके से लिखता जाएगा हमारे पास। अब देखें जी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। सेम सवाल है, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा सिवाय एक बात के कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे, इसमें के मिसिंग है जिसको आप जीरो के करके लिख सकते हैं। जो चीज मिसिंग होगी उसको आप, अगर मिसाल के तौर पर जे मिसिंग है तो उसको जीरो जे लिख देंगे, अगर जीरो आई नहीं लिखा हुआ किसी के अंदर तो फिर जीरो आई लिख देंगे। फिलहाल यहाँ पे आई जे और के मिसिंग है तो कि जीरो के हमारे पास लिखा जाएगा। आगे हम आते हैं जी इसके अंदर बी वेक्टर। बी वेक्टर में भी यही सूरत हाल है कि प्लस जीरो जे के हमारे पास लिखा जाएगा। इस सवाल को मैं मुकम्मल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अलबत्ता सोल्यूशन आपके सामने रखता हूँ, आप इसको जो है वो नोट कर लेना कि इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है। सेम ये एग्जाम सवाल जो है ये 2 मरतबा हम कर चुके। नोट करते जाए जी हमारे पास कि ये सवाल आपके सामने, इसको वीडियो को स्टे करके आप नोट करके लिख लेना इसका सोल्यूशन। तो ये इसका जवाब भी वही हमारे पास, इसमें अलबत्ता एक चेंज आई है, उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या है जी। कि इसमें साइन थीटा जनसा है इज इक्वल टू 1 आया है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 1 साइन इनवर्स 1 आएगा, जिसका मतलब है साइन इनवर्स 1 जब मैंने कैलकुलेटर पे किया तो वो प्लस माइनस पाई बाई 2 जनसा है वो हमारे पास लिखा जाएगा। इसका ना जवाब जेके थीटा की वो कौन सी वैल्यूज है जिसके ऊपर जो है जवाब 1 आता है। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं थीटा की वो कौन सी वैल्यूज है जिसके ऊपर जवाब जो है वो आपका 1 आए, यहाँ पे क्या रखूं मैं इस जगह पर थीटा के वो जवाब जो है वो आपका 1 आ जाए। तो इसका जवाब ये है कि हम कैलकुलेटर पे चेक कर लें। साइन 90 हमारे पास जो है साइन 90 ये हमारे पास आता है। इसके अंदर इसका जवाब हमारे पास साइन 90 का जवाब 1 होता है। ये 1 होगा अगर n पाई बाई 2 का मतलब है कि n की वैल्यू 1 रखो, तो ये प्लस पाई बाई 2 इधर रखें थीटा की जगह, जो ये ग्रीन प्लस का रेक्टेंगल है, तो आप साइन 90 1 होगा कैलकुलेटर पे चेक कर लें। पाई बाई 2 का मतलब है 90, फिर उसके बाद 2 रखें, यहाँ 2 रखें और पाई बाई 2 हमारे पास आएगा, तो 2 के ऊपर जनसेन है इसका जवाब 0 हो जाएगा। लिहाजा ये साइन जो है ये 2 के ऊपर नहीं आएगा, यहाँ पे ना ऑड आने चाहिए, यानी कि 1 आए और उसके बाद फिर हमारे पास 3 आए। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना 1 3 और फिर 5, 1 3 5 7 सो ऑन। तो फिर इनके जवाब यानी एन की जगह जो है वो आपके पास, मैं कहना ये चाहता हूँ ये जो एन है आपके पास यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि ये एन, इस एन की वैल्यू अगर आपके पास 1 हो तो पाई बाई 2 और वो वैल्यूज हम यहाँ पे रखें। पहले हम n की वैल्यू ये ले, यानी कि ये वैल्यूज हम ले और उस वैल्यूज को हम पहले यहाँ रखें n, और फिर उसके बाद इसमें रखें, तो आपके पास यानी साइन पाई बाई 2 बन जाएगा जब n की वैल्यू 1 रखें, तो वो जवाब जो से है 1 आएगा। इसी तरह अगर हम जो से है ये n की वैल्यू 3 रखें, 3 पाई बाई 2, तो तब भी इसका जवाब जो है यानी n की वैल्यू 3 यहाँ पे रखें इस जगह पर, तो 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस दोनों रख लें आपके पास जो है वो जवाब हमारे पास चूंकि प्लस 1 चाहिए, तो लिहाजा इसका मतलब ये होगा हमारे पास इसके अंदर कि आपके पास माइनस नहीं रखनी पड़ेगी, माइनस के साथ नहीं होगा प्लस के साथ ही होगा, प्लस एन पाई बाई 2 सारे पॉजिटिव ही चाहिए 1 3 5 7, जबकि पिछले सवाल में नेगेटिव भी थे। यानी इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर प्लस माइनस का नहीं, ठीक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लस आपके पास होना चाहिए, प्लस एन पाई बाई 2, यानी आपके पास प्लस एन पाई बाई 2 रखेंगे वैल्यूज, तो कैलकुलेटर पे चेक कर लेना 1 रख ले, उसके बाद 3 रखें, 2 नहीं रखनी आपने और 4 नहीं रखनी, 1 3 5 7, तो ये आपके पास इसके जवाब जो से साइन 90 साइन आपके पास साइन 3 पाई बाई 2 साइन 5 पाई बाई 2, इन सब के जवाब जो से वो 1 आपके पास आएंगे। लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा जी। अब हम आते हैं जी इसके अंदर के आपके पास क्या कहते हैं, इसमें हम आते हैं जी आपके पास नेक्स्ट